Hello, dear student. Welcome to Biology Class 12th, Chapter 15, that is Biodiversity and Conservation. And the topic today we are going to discuss is its introductory part and types and patterns of biodiversity. I am Manisha Verma, lecturer in biology, GMSSS आनी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू HP. तो बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की. So it is presumed that life on the planet Earth first originated around 4 billion years ago. This mega event marked a major step of transformation of inorganic to the organic realm. Subsequently, the original life forms underwent progressive changes from simple to complex forms in the course of ages and resulted in great variety of microorganisms, algae, fungi, plants and animals in the biosphere. सो जो अर्थ का ओरिजिन हुआ था इट इज अबाउट 4 बिलियन ईयर्स अगो. तो यहाँ पर क्या सोचने वाली बात है, पहले जो अर्थ का एटमोस्फेयर था इट वाज मेजरली इनऑर्गेनिक इन नेचर. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था. तो एक जो हमारे पास रिड्यूसिंग एटमोस्फेयर वहां पर था, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं थी. धीरे धीरे जो है एटमोस्फेयर चेंज हुआ, ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर हुआ और जो है ऑर्गेनिक जो चीजें हैं वो बननी स्टार्ट हुई. तो इस तरह से ग्रेट वैरायटी हमारे पास आ गई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की. एल्गी, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. एल्गी, फंजाई, सब तरह के प्लांट्स के बारे में आप जानते हैं. सो ये हर तरह का जो ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट तरह का ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फिजिकल कंडीशंस में रहते हैं. फिजिकल कंडीशन मींस वाटर, एयर, इस तरह से हर एक की जो हीट की, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट जो वो अलग अलग है. तो इस तरह से बहुत बड़ी बड़ी जो है डाइवर्स कम्युनिटीज ऑफ बायोटा वर फॉर्म्ड. बायोटा मींस लिविंग बींग्स, thus occupying distinct climatic zone forming ecosystem. तो ये जो सिस्टम बना एनिमल्स, प्लांट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म और फिजिकल कंडीशंस का मिलकर के इन्हें हमने कहा इको सिस्टम. तो अब बायोडाइवर्सिटी क्या है? तो बायोडाइवर्सिटी टर्म इज इंडिकेटिंग बायो एंड डाइवर्सिटी. बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी, डिफरेंट फॉर्म. तो बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि अर्थ पे जो है बेसिकली लाइफ की कितनी डाइवर्स, कितनी भिन्न भिन्न फॉर्म्स हैं, कितना फैसिनेटिंग जो है हमारा ये लिविंग वर्ल्ड है. बहुत सारे आप अपने आसपास ही डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स देख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट तरह के बर्ड्स देखते हो, एनिमल्स देखते हो. तो ये सारा क्या है? ये बायोडाइवर्सिटी है. तो ये जो कंसेप्ट था इट वाज फर्स्ट अपीयर्ड इन 1980 एंड इट इज द टर्म इट वाज कॉइन्ड बाय W.G. Rosen in 1985. So bios means life, diversity means form. तो it is the वास्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द वास्ट एरे ऑफ स्पीशीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्गी, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स अक्रिंग ऑन द अर्थ either in the terrestrial or aquatic habitats and the ecological complexes of which they are a part. तो सिंपली अगर मैं कहूँ तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सिंपली क्या है? वेराइटी है. और वास्ट एरे मीन्स एक बहुत लार्ज अरेंजमेंट है हमारे पास स्पीशीज का, जिसमें सब आते हैं, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के बड़े ऑर्गेनिज्म सभी आते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, वायरसेस, एक्टिनोमाइसीड्स, इस तरह के सारे ऑर्गेनिज्म, फिर एल्गी, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स. तो इस तरह से हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे पास दैट इज बायोडाइवर्सिटी. और हर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से भिन्न है, दैट इज डाइवर्सिटी. सो बायोडाइवर्सिटी जो है डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. हर जगह पे आपने देखा होगा कुछ जानवर और कुछ प्लांट्स आपने देखा होगा डेजर्ट में जो होते हैं वो रेन फॉरेस्ट में नहीं होंगे, जो रेन फॉरेस्ट में होते हैं वो डेजर्ट में नहीं होते. तो बायोडाइवर्सिटी जो वो जगह से जो है आपके पास प्लेस टू प्लेस वो डिफर करती है. और डिफर क्यों करती है? बिकॉज एनवायरमेंटल कंडीशंस वहाँ डिफर करती हैं. जिसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने फिजिकल जो एनवायरनमेंट है उसके बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एबायोटिक फैक्टर्स के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकते. ऑर्गेनिज्म को एग्जिस्ट करने के लिए दे नीड वाटर, दे नीड एयर, दे नीड सोर्स ऑफ एनर्जी. तो ये सारी चीजें मिल करके बनाती हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस. तो ये कंडीशन ही डिटरमाइन करती हैं कि कौन से एरिया में किस तरह की स्पीशीज जो है वो थ्राइव करेगी.
तो एक ऐसे एग्जाम्पल दिया गया है आपको कि अगर कोई एलियन जो है वो किसी गैलेक्सी से अर्थ पे विजिट करे तो वो जो है बहुत ज्यादा अमेज और बैफल मीन्स एक्साइटेड हो जाएगा इतनी डाइवर्सिटी को देख करके। एलियन की बात छोड़े, अगर हम ह्यूमंस की भी बात करें तो इतनी ह्यूज वैरायटी हमारे पास ऑर्गेनिज्म की है कि हम हमेशा जब इस वैरायटी को देखते हैं तो हम बहुत फैसिनेट हो जाते हैं, बहुत मोहित हो जाते हैं इस सुंदरता को देख करके। तो बायोलॉजी में जो है स्टूडेंट्स का जनरली यही इंटरेस्ट रहता है, इसीलिए बायो हम ऑप्ट करते हैं। तो जो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए कंपैशन की जो फीलिंग होती है वो नेचुरली आ जाती है। तो कॉमन मैन जो है ये जो हमारे पास इसको एस्टोनिश और फैसिनेट जो है उनको बायोडाइवर्सिटी बहुत अभी भी करती रहती है। तो देयर आर अबाउट 20,000 स्पीशीज ऑफ एंट्स, 3 lakh species of beetles, 28,000 species of fishes and nearly 20,000 species of orchids। तो ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जो एक्चुअल बायोडाइवर्सिटी है उसका मेजर जो है अभी भी हमारी पहुंच से बहुत बहुत दूर है। So biodiversity, ये जो term थी, it was popularized by sociobiologist Edward Wilson to describe the combined biodiversity at all levels of biological organization। तो एडवर्ड विल्सन थे जिन्होंने सबसे पहले इस टर्म को जो है पॉपुलर किया बायोडाइवर्सिटी को। तो हमारे पास जो बायोस्फीयर है इसमें इमेंस डाइवर्सिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स क्या होते हैं? जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका सेल, सेल से टिश्यू बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम, उससे ऑर्गेनिज्म बनता है, ऑर्गेनिज्म मिलकर के पॉपुलेशन बनाते हैं, पॉपुलेशन जो है वो मिलकर के आगे कम्युनिटीज बनाती हैं, कम्युनिटीज जो है वो फिर इकोसिस्टम्स बनते हैं। तो ये सारे जो लेवल है इसे बायोलॉजिकल हायरार्की बोलते हैं। तो हर लेवल पे जो है डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, बी इट सेलुलर लेवल, बी इट टिश्यू लेवल। तो इसलिए इन्होंने कहा कि हर बायोलॉजिकल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे जो है बहुत ज्यादा इमेंस बायोडाइवर्सिटी जो है हमारे पास देखने को हमें मिलती है। So now we'll discuss the types of biodiversity. So first is the genetic diversity. So a single species might show high diversity at the genetic level over its distributional range. तो इसका क्या मतलब है कि genetic diversity, as the name is indicating, diversity at the gene level। तो ये हम बात कर रहे हैं एक स्पीशीज विद इन अ स्पीशीज कौन क्या डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है जीन्स लेवल पर, उसे हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो एक सिंगल स्पीशीज, एक ही स्पीशीज जो है वो बहुत ज्यादा हाई डाइवर्सिटी शो करती है, कर सकती है एट द जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज, मीन्स जहां पर भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, जहां पर भी वो है। तो जैसे हम यहाँ पे मैंने पिक्चर लगाई हुई है, ये राइस की वेराइटीज हैं। तो राइस क्या है? सेम सिंगल स्पीशीज ओराइजा सिटाइवा, स्पीशीज एक है लेकिन आप सभी तरह की राइस का टेक्सचर और कलर जो आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, दीज आर द डिफरेंसेस ऑफ द जीन लेवल। तो यही डिफरेंसेस जो है वो डिफरेंट तरह की वेराइटीज को जो है जन्म देते हैं। जैसे हमारे पास हम काफी सारी सब्जियां हमारे पास है, उनकी हम अलग अलग वेराइटीज देखते हैं, फ्रूट्स की हम अलग अलग वेराइटीज देखते हैं। स्पीशीज एक है लेकिन जीन लेवल पे डिफरेंस होने की वजह से डाइवर्सिटी उनमें बहुत है। जैसे डॉग्स की हम बात करें, डॉग्स में हम ब्रीड्स देखते हैं बहुत सारी, तो ये सारी जो है इट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। एक इसी तरह का एग्जाम्पल है, एक मेडिसिनल प्लांट पाया जाता है हिमालयन रेंजेस में, रावफोलिया, रावोल्फिया वोमिटोरिया। तो ये जो प्लांट है ये बहुत पोटेंट जो है हमारे पास मेडिसिनल प्लांट है। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, एक केमिकल होता है रेसरपीन। तो ये जो केमिकल है इसकी जो कंसंट्रेशन है वो वेरी करती है। जो हिमालयन रेंजेस की डिफरेंट हाइट्स पर ये प्लांट जो है वो पाया जाता है। तो हर हाइट पर, डिफरेंट हाइट पर इस केमिकल की जो कंसंट्रेशन है वो वेरी करती है। तो इसे हम कहेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्योंकि स्पीशीज तो एक है लेकिन जो केमिकल का जो कंटेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट है हर एक लेवल के ऊपर। तो दिस इज द जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो उसी तरह से हमारे पास जो राइस है इसके हमारे पास लगभग इंडिया में 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन है, और इसी तरह से हमारे पास लगभग देयर आर 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगो। तो दिस इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, मीन्स बेसिकली द डाइवर्सिटी existing at the gene level within a single species. So next is species diversity.
So it is the diversity at the species level in a particular area. या कोई इकोसिस्टम है वहां पर हम देखेंगे कि कितनी डिफरेंट डिफरेंट तरह की स्पीशीज वहां पर है, उसे हम कहेंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी. फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न घाट्स हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट्स. तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पे जो पिक्चर आप देख सकते हो, तो फर्स्ट पिक्चर ये फिशेज हैं, लेकिन सभी फिशेस जो है एक स्पीशीज की हैं, लेकिन इनके साइज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी. स्पीशीज सिंगल है लेकिन जीन लेवल्स पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है. अब बात करेंगे अगर स्पीशीज डाइवर्सिटी की, तो हम पूरे इस एक्वेटिक जो एरिया को ले रहे हैं और हम यहाँ पे काउंट करेंगे कि हम यहाँ पर कितनी अलग अलग तरह की फिशेस जो है वो देख सकते हैं. यहाँ पर सी हॉर्स भी है, और भी फिशेस हैं. देर आर जेली फिशेज ऑल्सो विच इज अ सिलेंट्रेट. तो बहुत सारी स्पीशीज यहाँ पर है. तो स्पीशीज डाइवर्सिटी सिंपली क्या है, नंबर जो है डिफरेंट स्पीशीज का कितना किसी एरिया में एग्जिस्ट करता है, दैट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी. सो थर्ड इज द इकोलॉजिकल और कम्युनिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. अब ये भी नाम से ही टर्म जो है वो इंडिकेट कर रही है. सो इट इज द वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम. किसी रीजन में, किसी पर्टिकुलर एरिया में, जो बड़ा रीजन हम यहाँ पर लेंगे, सपोज कोई कंट्री है, वहां पर जो है हमारे पास कितने डिफरेंट तरह के इकोसिस्टम या हैबिटेट्स पाए जाते हैं, जहां पर कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो बायो जो लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हो सकती है. उस तरह की जो हमारे पास डाइवर्सिटी है उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल या कम्युनिटी या फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो ये हमारे पास एक सी का हमने लिया हुआ है. तो सी में भी आप देख सकते हैं अलग अलग लेवल्स हैं. तो यहाँ पर अपर लेवल पे फिशेस हैं, फिर थोड़ा सा लोअर लेवल है, बिल्कुल जो सैंड है, सैंड के साथ बॉटम dwellers है, जैसे कि स्टारफिश एटसेट्रा. इट इज अ काइनोडर्म. तो दिस इज द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. कहने को तो सी है, एक एरिया है, लेकिन यहाँ पर डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट्स बहुत ज्यादा है. ओपन वाटर है, मिड वाटर है और बॉटम जोन है. इसी तरह से जैसे हमारे पास कोई रीजन रहता है उसमें टेरेस्ट्रियल मींस लैंड इकोसिस्टम रहेंगे, जैसे फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया. उसी तरह एक्वेटिक में, अब एक्वेटिक में भी फ्रेश वाटर भी हो सकता है या मेरीन इकोसिस्टम मींस सी इकोसिस्टम्स भी हो सकते हैं. और उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया, कोई मेरीन इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, उस वाटर बॉडी में भी डिविजन्स होते हैं. जैसे कुछ देखा होगा आपने, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर बॉडी में, या कोई पॉन्ड है सपोज, उसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो आपको सिर्फ अपर लेयर में मिलेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कॉलम में मिलेंगे, मिड में मिलेंगे, फिर कुछ ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल बेस पे, बॉटम ऑफ पॉन्ड पे मिलेंगे. तो इस तरह से हैबिटेट्स का एक डिवीजन जो हम वहां पे देख रहे हैं. तो ये सारी क्या है, इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. मींस हमारे पास कितनी डाइवर्स हैबिटेट्स जो है वो मौजूद हैं, जहां पर एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं या लाइफ जो है वहां पर रह सकती है. तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी एक्सप्लेन्स द डाइवर्स नंबर ऑफ niches, trophic levels and various ecological processes that sustain energy flow, फूड वेब्स एंड रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो यहाँ पर इकोसिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, लाइफ लिविंग क्रिएचर्स को देखने के साथ साथ हम वहाँ की जो एबायोटिक कंडीशन है, जो फिजिकल कंडीशंस है, उनका भी पूरा नॉलेज यहाँ पे हम रख रहे हैं. हम उनको भी कंसिडरेशन में यहाँ पर ले रहे हैं, किस तरह से वहां पर एनर्जी फ्लो हो रहा है. एनर्जी फ्लो मीन्स फूड चेन कैसी है, कौन किसको खा रहा है, प्रोड्यूसर्स का नेचर क्या है. जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होगा तो वहां पे प्रोड्यूसर जनरली होते हैं बिग ट्रीज. उसी तरह से एक्वेटिक होगा तो वहां पर एल्गी होंगे. तो ये है हमारे पास इकोलॉजिकल और कम्युनिटी डाइवर्सिटी. देयर में बी अ वेरिएबल नंबर ऑफ इकोसिस्टम या हैबिटेट, दैट इज द इकोलॉजिकल और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. सो अगर हम इंडिया की बात करें इकोसिस्टम लेवल पे, तो इंडिया जो है बहुत ज्यादा डाइवर्स, हम कहेंगे कि इंडिया हैज अ वेरी मच इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, क्योंकि हमारा जो
देश है उसमें डिजर्ट्स भी हैं, उसमें रेन फॉरेस्ट भी हैं, मैंग्रोव्स भी हैं, कोरल्स भी हैं, वेटलैंड्स हैं। तो बहुत डिफरेंट वैरायटी के इकोसिस्टम यहाँ पर हैं। लेकिन उसी तरह से अगर हम नॉर्वे की एक कंट्री है उसके साथ कंपेयर करें तो वहां पर जो है हैबिटेट्स जो है वो इतनी डाइवर्स नहीं है जितनी इंडिया में। तो इंडिया इज मोर इकोलॉजिकली डाइवर्स देन नॉर्वे। तो इस तरह से जो है ये तीन हमने टाइप पढ़े बायोडाइवर्सिटी के। तो जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है इट इज फर्दर ऑफ थ्री टाइप्स। तो फर्स्ट जो इसका टाइप है दैट इज अल्फा डाइवर्सिटी। तो अल्फा डाइवर्सिटी क्या है? विद इन कम्युनिटी डाइवर्सिटी मीन्स इट refers to the diversity of organism, that is number of species in the given community or habitat. For example, this first circle this is representing a community A. तो यहाँ पर एक हैबिटेट ये है, लैंड हैबिटेट है, यहाँ पर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। सपोज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितनी स्पीशीज हैं, 2 स्पीशीज यहाँ पर हैं और 2 स्पीशीज के एक के 3 मेंबर्स हैं और एक के 2 मेंबर्स हैं। उसी तरह से दूसरा कम्युनिटी हम ले लेते हैं। इस कम्युनिटी में हम देख रहे हैं देयर आर 3 स्पीशीज। तो ये जो हमारे पास एक एरिया का एक पर्टिकुलर रीजन की अगर डाइवर्सिटी हम देख रहे हैं, वहां पर स्पीशीज का नंबर अगर देख रहे हैं तो उसको कहेंगे अल्फा डाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल हमने वेस्टर्न घाट्स जो है वो हमारा एरिया ऑफ रिसर्च है, वहां पे हमने देखना है कि हमारे पास जो है स्पीशीज का जो नंबर है, डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है और स्पीशीज जो है वो कितना उनका नंबर है, उसको हम कहेंगे अल्फा डाइवर्सिटी। मींस विद इन अ एरिया, विद इन अ कम्युनिटी। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी जब हम देखते हैं तो स्पीशीज इवननेस भी हम देखते हैं। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी सिंपली नंबर ऑफ स्पीशीज इन अ गिवन एरिया। स्पीशीज इवननेस क्या होती है? किस स्पीशीज के कितने मेंबर्स उस एरिया में है। तो उसका मतलब क्या है? हो सकता है हमारे पास किसी एरिया में 3 स्पीशीज हैं, लेकिन उन 3 स्पीशीज में ऐसा है कि 4 मेंबर जो है एक ही स्पीशीज के हैं और एक एक मेंबर जो है दूसरी और तीसरी स्पीशीज का है। तो वहां पर हम क्या कहेंगे कि स्पीशीज इवननेस नहीं है। स्पीशीज इवननेस हम तब कहेंगे अगर अलग अलग तरह की स्पीशीज भी वहां पर एग्जिस्ट करती हैं, साथ ही हर तरह की स्पीशीज के वहां पे जो मेंबर्स हैं उनका भी इक्वल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये इंडाइसिस जो है लिए जाते हैं अल्फा डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो विद इन कम्युनिटी डाइवर्सिटी अगर हमने स्टडी करनी है, सिंपली नंबर ऑफ स्पीशीज हमने काउंट करनी है किसी गिवन एरिया में या हैबिटेट में। हैबिटेट मीन्स ऐसी जगह जहां पर एनिमल्स या प्लांट्स या लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। तो उसे हम कहेंगे अल्फा डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया, जैसे हमने एक छोटा रीजन ले लिया वेस्टर्न घाट्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज इन अ कम्युनिटी डिपेंड किस पर करती है? तो देयर आर सम फैक्टर्स। सो फर्स्ट इज हिस्टोरिकल फैक्टर कि स्पीशीज जो है उसको पर्टिकुलर एरिया में कॉलोनाइज करने के लिए, अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए कितना टाइम जो है वो मिला है। फिर नंबर ऑफ पोटेंशियल कॉलोनाइजर, जो वहां पर जो स्टार्टिंग करने वाले थे उस स्पीशीज की साइट पर, कितने थे वो, जो है बहुत मेंबर्स थे या कम मेंबर्स थे। तो उसी तरह से जो हमारे पास कम्युनिटी है, जो सोर्स ऑफ कॉलोनाइजर मीन जो कॉलोनाइजर थे जो इनिशियली उस स्पीशीज को शुरुआत करने वाले थे, वो उस कम्युनिटी से कितने दूर या पास हैं। सो इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे 4 रीजन्स मार्क किए गए हैं। तो हर एक रीजन में अगर हम इन रीजन्स की ही बात करें, सपोज दीज आर ए बी सी एंड डी, तो अगर हम ए रीजन की ही बात करें कि यहाँ पर कितनी स्पीशीज है, नंबर ऑफ स्पीशीज दैट इज 1 एंड 2। तो 2 स्पीशीज हैं। तो रीजन ए जो है इसकी जो अल्फा डाइवर्सिटी है इट इज 2। उसी तरह से हम रीजन बी की बात करें, यहाँ पर कितने डिफरेंट स्पीशीज के इंडिविजुअल हमको नजर आ रहे हैं, 1 2 एंड 3। तो रीजन बी जो है इसकी जो डाइवर्सिटी है अल्फा डाइवर्सिटी वो है 3। तो इस तरह से ये होगी अल्फा डाइवर्सिटी। फिर बात करते हैं बीटा डाइवर्सिटी। तो बीटा डाइवर्सिटी में हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। we here compare the diversity of species
अमंग द कम्युनिटीज। दो कम्युनिटीज के बीच में हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो जैसे मान लो हम पहले बात कर रहे थे रीजन ए और बी की, तो अगर हम अब उन रीजन ए और बी को कंपेयर करें, उनकी जो डाइवर्सिटी उसको जब कंपेयर करेंगे, तब हम उसको कहेंगे बीटा डाइवर्सिटी। तो इट अपीयर्स इन अ रेंज ऑफ कम्युनिटीज। जब मैंने कहा हम क्या करेंगे यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि हो सकता है एरिया जो कम्युनिटी ए हमने या एरिया ए लिया है उसकी जो हैबिटेट्स हैं वो थोड़ी अलग हैं, जो एरिया बी हमने लिया है उसका जो हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा अलग है, इसलिए वहां का स्पीशीज कंपोजिशन भी अलग होगा। तो बीटा डाइवर्सिटी बेसिकली यही कि जब हम कंपेयर करेंगे दो कम्युनिटीज की डाइवर्सिटी को, उसको हम कहते हैं बीटा डाइवर्सिटी, बिटवीन कम्युनिटी डाइवर्सिटी। सो अगर कोई ऐसा एरिया है जहां पर मोर हिट्रोजिनिटी इन द हैबिटेट, मीन्स बहुत डिसिमिलर हैबिटेट्स अगर वहां पर हैं, तो जितनी ज्यादा तरह की हैबिटेट्स होंगी जाहिर सी बात है उतनी ही ज्यादा जो है हमारे पास स्पीशीज जो है अलग अलग वहां पर थ्राइव करेंगी। देन देयर विल बी मोर बीटा डाइवर्सिटी। सो हियर द कंपैरिजन टेक्स प्लेस। फिर बात करते हैं हम गामा डाइवर्सिटी की। तो ये जो डायग्राम है ये सभी क्लियर कर रहा है। जिसे हम एक पर्टिकुलर एरिया की बात की तो वो अल्फा डाइवर्सिटी हुई, दो कम्युनिटी को कंपेयर किया तो वो बीटा डाइवर्सिटी हुई। अब तो बीटा डाइवर्सिटी में हम ये एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अल्फा में हमने एग्जांपल लिया वेस्टर्न घाट का। बीटा डाइवर्सिटी की हम बात करें तो हम सपोज ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट की डाइवर्सिटी को जब कंपेयर करेंगे तो उसको कहेंगे बीटा डाइवर्सिटी। अब आती है गामा डाइवर्सिटी। तो गामा डाइवर्सिटी में हम क्या करते हैं, हम पूरा ज्योग्राफिकल रीजन की डाइवर्सिटी को देख लेते हैं। वहां पे तरह तरह के जो इकोसिस्टम है उनको कंसिडरेशन में ले लेते हैं। तो गामा डाइवर्सिटी सपोज आप पूरी कंट्री को ले रहे हो या बात करें जैसे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जो है वो साउथ रीजन में है हमारे इंडिया के। तो सपोज हमने एंटायर साउथ इंडिया को जब ले लिया, उसकी हम देख रहे हैं कि वहां पर कितनी डाइवर्स डाइवर्स हैबिटेट्स हैं, तो उसको हम कहेंगे गामा डाइवर्सिटी। जब हम होल ज्योग्राफिकल रीजन को कंसिडरेशन में ले रहे हैं, उसकी डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट्स को देख रहे हैं, तब हम उसे कहते हैं गामा डाइवर्सिटी। So now we will discuss there are how many species। एक estimate हम देखेंगे कि अर्थ पे कितनी है और इंडिया में कितनी है। तो IUCN 2004 का जो डाटा है वो ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज जो हैं दे आर स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। लेकिन जो है क्लियरली हमें कुछ भी आइडिया नहीं है कि कितनी स्पीशीज डिस्कवर जो है वो अभी हो सकती हैं, कितनी डिस्क्राइब हुई हैं। डिस्क्राइब मीन्स उनकी सारी डिटेल जो है वो रखी गई है। सो स्पीशीज इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। क्यों? क्योंकि टेम्परेट जोन में डाइवर्सिटी जो है उतनी नहीं होती जितनी कि ट्रॉपिकल्स में होती है। ट्रॉपिकल मीन्स इक्वेटर के नजदीक जो है और गर्म जो जगह जो है जहाँ पे बारिश ज्यादा रहती है वो जो है रीजन आते हैं ट्रॉपिकल रीजन में। तो बहुत सारा बड़ा प्रोपोर्शन स्पीशीज का ऐसा है जिसकी अभी हमें कोई जानकारी ही नहीं है। तो बायोडाइवर्सिटी का जो खजाना है मैं कह सकती हूँ वो बहुत बहुत वास्ट है। सो रॉबर्ट मे जो एक साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो है एक एस्टिमेट लगाया था कि अराउंड 7 मिलियन जो है वो स्पीशीज की संख्या जो है वो हो सकती है। तो हमारे पास जो स्पीशीज हैं उनमें से 70% जो स्पीशीज हैं दे आर एनिमल्स। जितना भी बायोडाइवर्सिटी उसमें 70% स्पीशीज एनिमल्स की हैं। और प्लांट जो हैं इंक्लूडिंग एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म दे कंप्राइज नॉट मोर देन 22% ऑफ द टोटल। तो प्लांट्स जो है सारे के सारे मिलाकर 22% हैं। तो अगर एनिमल्स की भी हम बात करें तो एनिमल्स में सबसे ज़्यादा जो बड़ा ग्रुप है वो है इंसेक्ट्स का, और उसके बाद रेस्ट दे फॉलो। तो आप देख सकते हैं ये पाई चार्ट। तो इंसेक्ट जो है वो मेजर प्रोपोर्शन में है। उसी तरह से अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में फंजाई जो है दे आर मोस्ट एबंडेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो नीट में पूछे जा सकते हैं। और साथ ही अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक स्पीशीज की, बैक्टीरिया स्पीशीज की, तो वो भी इन्यूमरस हैं। और उनमें जो है हमारे पास अभी तक रिसर्च जो है वो बहुत कम हुई है, क्योंकि माइक्रोब्स जो है एक तो नेकेड आई से विजिबल नहीं होते हैं और दूसरा कुछ माइक्रोब्स को लैब में कल्चर नहीं किया जा सकता है। तो देयर आर सर्टेन कॉन्स्ट्रेंट्स।
तो इंडिया हैज़ ओनली 2.4% ऑफ द लैंड्स एरिया। जो वर्ल्ड की लैंड है उसका सिर्फ 2.4% ही इंडिया के पास है, लेकिन जो स्पीशीज डाइवर्सिटी यहाँ पे इट इज़ 8.1%। तो सोच लो कि कितना मैसिव यहाँ का जो बायो डाइवर्सिटी रिसोर्स है। तो हमारी जो कंट्री है दिट इज़ वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मेगा डाइवर्सिटी जोन्स वो होते हैं जिनमें डाइवर्सिटी बहुत रिच होती है, जो थोड़े थ्रेटन्ड होते हैं, उस तरह की कंट्रीज़ को जो है मेगा डाइवर्सिटी रीजन में डाला जाता है। तो नियरली 45,000 स्पीशीज़ यहाँ पे प्लांट्स की हैं। उसी तरह से जो हमारे पास स्पीशीज़ एनिमल्स की हैं वो लगभग 3 लाख एनिमल स्पीशीज़ दे आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड। तो हमारे पास यहाँ पर मैन पावर की भी काफ़ी कमी है। स्किल्ड जो मैन पावर होती है, टेक्सोनोमिस्ट होते हैं जो स्पीशीज़ को स्टडी करते हैं, उनका भी जो हमारे पास टाइम जो रहता है वो भी बहुत ज़्यादा लगता है और उनका भी हमारे पास एक लैक है। और साथ ही ऐसा भी है क्योंकि जिस तरह से इंसान नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहा है, बहुत सारी स्पीशीज़ जो है वो डिस्कवर होने से पहले ही ऐसा लगता है उनका लॉस जो है वो होता जा रहा है। So nature's biological library is burning even before we catalog the titles of all the books stocked there. तो अब बात करते हैं पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। तो पैटर्न क्या होते हैं, मीन्स बायोडाइवर्सिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अर्थ में किस तरह से चलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। तो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सो दिस ट्रांसवर्स लाइंस ऑन द ग्लोब आर लैटिट्यूड। तो ये लैटिट्यूड जो है हम अपने एक जो है नॉलेज के लिए, एक स्टडी को ईजियर बनाने के लिए इस तरह से हमने इमेजिनरी लाइंस जो है वो अर्थ पे स्केच की होती हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट मीन्स जब हम इक्वेटर, जो भूमध्य रेखा जिसको हम बोलते हैं, जो मिडल लाइन है जो ग्लोब को 2 पार्ट्स में सेपरेट करती है, तो हम इसमें देखेंगे ग्रेडियंट में कि इक्वेटर से जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो उस समय जो है हमारे पास जो डाइवर्सिटी है उसमें क्या चेंजेस जो है वो हम देखते हैं। तो हमें पता है कि डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे पैचेस हैं जहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत कम है, तो उसे हम कहते हैं ग्रेडियंट। देयर इज अ ग्रेडियंट। तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट क्या कहता है, इन जनरल स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल। जैसे ही हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं वैसे ही जो डाइवर्सिटी है इट टेंड्स टू डिक्रीज। ऐसा क्यों है, क्योंकि इक्वेटर के नज़दीक जो है काफ़ी हमारे पास टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है, रेन की अवेलेबिलिटी है, सनलाइट फुल अवेलेबल होती है। तो ऐसे एरियाज में जाहिर सी बात है एनिमल्स और प्लांट्स जो वो ज़्यादा थ्राइव करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन ज़्यादा हार्श होती जाती हैं। पोल्स पे तो आपको पता है हमेशा जो बर्फ़ जमी रहती है, तो इस तरह से डाइवर्सिटी में भी एक कांस्टेंट डिक्रीज देखने को मिलता है। कब, व्हेन वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। तो ये है हमारे पास लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कोलंबिया जो हमारे पास एक नेशन है, इट इज लोकेटेड नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के नज़दीक है, तो यहाँ पर 1400 स्पीशीज हैं बर्ड्स की, वाइल न्यूयॉर्क एट 41 डिग्री नॉर्थ हैज़ 105 स्पीशीज। तो न्यूयॉर्क जो सिटी है वो इक्वेटर से काफ़ी दूर है, तो वहाँ पर सिर्फ 105 स्पीशीज हैं, जबकि कोलंबिया में है 1400 स्पीशीज। तो हम देख रहे हैं जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो एक कांस्टेंट डिक्रीज जो है हमको स्पीशीज में देखने को मिलता है। रीज़न मैंने आपको बताया, क्योंकि इक्वेटर में फूड की अबंडेंस है, लाइट की अबंडेंस है, एनर्जी की अबंडेंस है। तो इसी तरह से इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में भी लैंड एरिया जो है वो इट हैज़ मोर देन 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। तो उसी तरह से फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वाडोर हैज़ अप टू 10 टाइम एज मेनी स्पीशीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट एज अ फॉरेस्ट ऑफ इक्वल एरिया इन अ टेम्परेट रीजन लाइक द मिड वेस्ट ऑफ यूएसए। तो ये सारे एग्जाम्पल हमें शो कर रहे हैं कि जो रीजन इक्वेटर के नज़दीक है वो उनमें डाइवर्सिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द रीजन्स विच आर फार्दर फ्रॉम द इक्वेटर। तो अमेजोन फॉरेस्ट के बारे में आपने सुना होगा, तो ये डाटा जो है आप देख सकते हैं, बहुत सारी स्पीशीज जो यहाँ पे पाई जाती हैं
इट इज़ वन ऑफ द हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बहुत सारी स्पीशीज़ यहाँ पे हैं, लंग्स ऑफ अर्थ जो इन्हें कहा जाता है। तो ऐसा ट्रॉपिक्स के बारे में स्पेशल क्या है जिसके कारण जो है वहाँ पर स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा है? तो सबसे पहले स्पेशिएशन। इट इज़ जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम, अनलाइक टेम्परेट रीजन सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन द पास्ट, tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years. So speciation जो ये टर्म है, speciation means formation of species. तो टेम्परेट जो रीजन्स हैं हमारे, जो ठंडे इलाके हैं जिनमें हर एक क्लाइमेट जो काफ़ी एक्सट्रीम होता है, वहाँ पर ग्लेशियर्स वगैरह होते थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है नेचुरल हैजार्ड ज़्यादा होते थे। उस वजह से वहाँ पर स्पीशीज फॉर्मेशन के लिए उतना जो है एक बैलेंस्ड एनवायरनमेंट नहीं मिला जितना कि ट्रॉपिक्स में था। ट्रॉपिक मीन्स इक्वेटर के नज़दीक जो रीजन्स हैं, तो इस तरह से वहाँ पर जो है टाइम ज़्यादा मिला स्पीशीज़ को थ्राइव करने के लिए। उसी तरह से ट्रॉपिकल जो एनवायरनमेंट्स हैं दे आर लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल। तो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट जो है नियर अबाउट साल भर वो कांस्टेंट ही रहता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के मौसम में जो है देयर इज ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी, क्योंकि एनवायरनमेंट लगभग कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट। तो क्लाइमेट की वजह से डेथ और जो है वहाँ पर जो डाइवर्सिटी की लाइफ की नहीं होती है। देयर इज मोर सोलर एनर्जी, क्योंकि वहाँ पर हीट ज़्यादा है, लाइट ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है, तो इट कंट्रीब्यूट्स टू हायर प्रोडक्टिविटी। दिस इन टर्न माइट कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी। तो जितना ज़्यादा फूड अवेलेबल होगा उतने ज़्यादा हमारे पास जो है स्पीशीज़ का नंबर होगा। अब बात करते हैं स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप की। तो स्पीशीज़ और एरिया के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये हमें बताया एक ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट और ज्योग्राफर थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो उन्होंने क्या किया, साउथ अमेरिका के जंगल्स को जब वो एक्सप्लोर कर रहे थे तो उन्होंने एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की स्पीशीज़ और एरिया के बीच में। तो उन्होंने क्या देखा कि जब जैसे जैसे ग्राफ में आप देख सकते हैं, जैसे जैसे एक्स एक्सिस पर एरिया को प्लॉट किया और वाई एक्सिस पर स्पीशीज रिचनेस को प्लॉट किया, तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे जैसे हम अपनी रिसर्च का एरिया बढ़ाते जा रहे थे वो उसी तरह से क्या हो रहा था, स्पीशीज की जो डाइवर्सिटी थी वो भी इंक्रीज हो रही थी, जैसे कि ग्राफ से क्लियर है। तो लेकिन ये जो इंक्रीज था इट वाज अप टू ओनली अ लिमिट, एक लिमिट तक ये इंक्रीज जो है वो देखा गया। बाद में जो स्पीशीज का नंबर था वो रिलेटिवली क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जब हम स्पीशीज और एरिया को प्लॉट करते हैं तो हमें एक ग्राफ मिलता है विच इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो स्पीशीज एरिया का जो ग्राफ है इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो एरिया बढ़ने के साथ साथ स्पीशीज रिचनेस बढ़ी, लेकिन अप टू अ लिमिट। उसको इन्होंने शो किया एक इक्वेशन से, S इज इक्वल टू सी ए रेज टू पावर जेड। तो इसका मतलब क्या है, S इज हेयर स्पीशीज रिचनेस, C जो है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन हमारे पास एक्चुअल में थी। सो S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, मीन्स जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगी। तो जब हम इसे इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट C से हम उस प्रोपोर्शनलिटी उसको चेंज करते हैं, तो C जो है इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट हेयर। तो उन्होंने ये कन्वर्ट किया ये इक्वेशन को लॉग स्केल पर। तो लॉग स्केल पे जब ये इक्वेशन आती है तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है और ये इक्वेशन बन जाती है log S इज इक्वल टू log C प्लस, अब log में जब हम कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन को तो जो एक्सपोनेंशियल जो टर्म होती है इट बिकम Z log A। तो S इज स्पीशीज रिचनेस, A इज द एरिया, Z इज द स्लोप ऑफ द लाइन। ये जो चीज है दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन, और ये स्लोप ही हमें बताएगा कि किसी रीजन की डाइवर्सिटी जो है वो कितनी है। C is the y intercept or the unit of measurement and log A is the area। तो ये जो हमारे पास टर्म है ये किस तरह से हमें बताएगी, दैट इज ये जो स्लोप है, अगर ये स्लोप ज्यादा स्टीप रहेगा, स्टीप मीन्स ज्यादा ऊपर की तरफ ये जाएगा, तो जाहिर सी बात है
एक्सप्लोर्ड एरिया के साथ साथ हमारा स्पीशीज का नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा है, स्पीशीज रिचनेस बहुत ज़्यादा है। अगर ये जो लाइन है इसका स्लोप जो है वो ये ज़्यादा नीचे की तरफ है, तो ये स्ट्रेट है ज़्यादातर, तो उसका क्या मतलब है कि एरिया इंक्रीज होने के साथ साथ स्पीशीज की रिचनेस जो है वो नहीं बढ़ रही है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है कि अगर जो हमारे पास जो स्लोप होता है जो लाइन का, स्ट्रेट लाइन का, अगर वो ज़्यादा स्टीप है तो उसका मतलब क्या है? अगर वो ज़्यादा स्टीप है तो उसका मतलब है कि स्पीशीज रिचनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है एरिया के साथ साथ। तो इकोलॉजिस्ट जो है जनरली उनको हर तरह की जो हमारे पास टेक्सोनोमिक ग्रुप है उसके लिए जो वैल्यू मिली है z की वो मिलती है इन द रेंज ऑफ 0.1 to 0.2। बट अगर हम बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया जैसे एक कॉन्टिनेंट को स्टडी कर रहे हैं तो स्लोप ऑफ द लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टीप होता है, सीधा होता है, मतलब क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा एरिया होगा उतनी ज़्यादा स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगी, इसीलिए जेड लाइन का स्लोप जो है वो मच स्टीपर है एंड वैल्यूज आर इन द रेंज ऑफ 0.6 to 1.2। तो यहाँ तक वैल्यू जो है वो जा सकती हैं। तो अगर किसी रीजन का सपोज 1.6 है हमारे पास स्लोप z वैल्यू, तो हम कहेंगे कि वो एरिया बहुत ज़्यादा स्पीशीज रिच है। तो इस तरह से ये है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। सो दिस वाज ऑल अबाउट पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी।